अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में एक मेहमान खाने का मंजर दिखाया जाता है जिसमें बामसी, गुंदोज और गुनगुत बेस बदक पहुंच चुके थे। इसी दौरान एक आदमी मेहमानों को खाना खिला रहा था। गुंदोज उसे देखकर कहता है, मुझे तो यही मंगोल जासूस लग रहा है जिसके बाबा ने बताया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी गुंदोज और बामसी के पास खाना लेकर आता है। बामसी खाना देखकर कहता है, माशाल्लाह खाना बहुत लजीज नज़र आ रहा है। वो आदमी कहता है, मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कमरा भी तैयार किया है। बामसी कहता है, बहुत शुक्रिया। फिर वो आदमी आगे बढ़ता है तो आगे आरिक बुका का एक आदमी पहुंच जाता है और उसे इशारा करता है। फिर वो आदमी उसके पीछे चल पड़ता है। फिर बामसी गुनगुत के इशारा करता है तो गुनगुत भी उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। बामसी कहता है, वो लोग खुफिया बात करने जा रहे हैं। गुंदोज कहते हैं, मुझे लगता है कि वो आदमी जो आया है वो आरिक बुका का हो सकता है। बामसी कहता है, चलो फिर उठ खड़े होते हैं। ये कहकर वो भी उठकर उनके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में शाम का वक्त होता है और खाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। सब लोग खाने के मेज पर बैठे हुए थे। इसी दौरान हेमा खातून कहती है, बहुत अरसा हो गया है मैंने ये उम्दा दस्तरख्वान नहीं सजाया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब इकट्ठे मिलकर खाना खा रहे हैं। बिल्की खातून कहती है, हेमा खातून अल्लाह आपको कई साल और जिंदा रखे और इस तरह के खाने आपको बनाने की तौफीक दे। अर्थुल साहब कहते हैं, इंशाल्लाह इस खेमे में और भी खुशियां आने वाली हैं। मैंने एक वादा किया था और अब उसका ये सही वक्त है। हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है और अब हम इसका इंतज़ार और नहीं कर सकते। अब से बिल्की खातून हमारे कबीले की खातून होगी। बिल्की खातून कहते हैं, सुलेमान शाह की मिराज में शामिल होना और अर्तुल की बेगम बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। गुलदारा उन्हें बहुत सारी नेक दुआएं देता है। फिर सलजान खातून कहती है, आप इंशाल्लाह अर्तुल के खेमे में एक नई रोशनी उभरेंगी। मैं औरतों को कहती हूँ कि अर्तुल साहब की शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ले। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, अभी नहीं सलजान खातून, मैं किसी अहम काम से जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक आप तैयारियां मुकम्मल कर लीजिएगा। हेमा खातून कहती है, बेटा तुम जल्द से जल्द वापस आना ताकि हम तैयारियां मुकम्मल कर सकें। दूसरी तरफ दो आदमी मेहमान खाने के एक तरफ जा रहे थे जबकि गुनगुत उनके पीछे था। बामसी और गुंदोज भी उनके पीछे आ रहे थे। फिर बामसी और गुंदोज और गुनगुत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मंगोल लोग दाखिल हुए थे। बामसी कान लगाकर सुनता है और कहता है, यहाँ पर तो कोई आवाज नहीं आ रही। लाजमी वो कोई साजिश कर रहे होंगे, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद वो कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो कोई भी नहीं होता। फिर बामसी दीवारों को चेक करने लगता है। गुनगुत पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं कमांडर बामसी? बामसी कहता है, मुझे लगता है कि इन दीवारों में कोई खुफिया रास्ता है। इतने में बामसी की नजर एक लालटेन पर पड़ती है जो मुख्तलिफ होती है। फिर बामसी उस लालटेन की तरफ बढ़ता है और उसे अंदर की तरफ धकेलता है तो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर देखते हैं तो वो आदमी उस आदमी को हाथ दे रहा था और कहता है, ये आरिफ बुका ने भेजा है, फौरन इसे हलाकू खां की तरफ ले जाओ। दूसरा आदमी कहता है, ठीक है, तुम कुछ आराम कर लो और कुछ खा पी लो, मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा। इतने में बामसी और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो इन तीनों को मार देते हैं तो बामसी उस खत को वसूल कर लेता है और कहता है, यही वो मालूमात थी जो हलाकू खां की तरफ पहुंचने वाली थी। चलो अब वापस चलते हैं, इससे पहले हमारा खाना ठंडा हो जाए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल साहब कहते हैं, बिल्की खातून ये काम मैं मुकम्मल कर आऊँ फिर हम शादी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी काम यह है कि आप उमर कबीले की सरदारी किसी अहम आदमी को दे दें। बिल्की खातून कहती है, अर्तुल साहब यही मैंने सोचा है, लेकिन मैं किसके हवाले करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्तुल साहब कहते हैं, बिल्की खातून मुहतात रहना, आरिक बुका का खतरा अभी टला नहीं है। मंगोल आदमियों को खरीद रहे हैं और अपनी हुक्मरानी को कायम कर रहे हैं। और आपका सिरमा खातून के बारे में क्या ख्याल है? बिल्की खातून कहती है, मैंने सिरमा खातून से बात की थी, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो कोई भी कदम नहीं उठाएगी मुझसे बगैर पूछे। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा खातून ने अपने खेमे में एक आदमी को बुलाया हुआ था। सिरमा खातून कहती है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि उमर कबीले में बहुत जल्द जिरगा मुनक्किद होने वाला है और मेरी बहन शादी करके काई कबीले चली जाएगी तो सरदारी का ओहदा खाली हो जाएगा। क्योंकि आप मेरे भाई के वफादार साथी हैं तो मेरा ये मानना है कि सरदारी वाले नशिस्त पर आप बैठें। वो आदमी कहता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेबौलत के मैं वफादार सिपाही हूँ, लेकिन बिल्की खातून जिसकी वफादार है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये मौका हम जीत नहीं सकते हैं। सिरमा खातून कहती, मुझे लगता है कि आपने बहुत जल्द हार मान ली है। क्या आप अर्तुल से डरते हैं?
सलमा खातून कहती है मेरे भाई ने उन लोगों पर एतमाद किया जो उसका बदला भी नहीं ले सकते। ये सुनकर वो आदमी कहता है तो आप इंतकाम लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे इंतकाम लूं। ये सुनकर सलमा खातून एक तरफ चली जाती है और सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक खोल देती है। फिर सलमा खातून कहती है मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो बहुत सारे बंद दरवाजों को खोल सकती है। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और कहता है इससे तो जिरगे के आदमी रजामंद हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे रजामंद होऊंगा। सरदार वाली जगह एक जलती हुई चीज है, मैं अपने आप को क्यों जलाऊंगा। सलमा खातून कहती है मेरा दिल तुम्हें जरूर सुकून देगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कई सालों से तुम मेरा ताक़ुब कर रहे हो और मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरा हाथ मांग सको। अब तुम्हारे पास मौका है, पहले सरदार वाली जगह हासिल करो और फिर मुझे हासिल कर लो। दूसरी तरफ सरजान खातून कहती है सरदार बहार का मौसम आ रहा है, हर कोई बहार के मौसम का लुत्फ अंदोज होगा। मुझे अपना कबीला बहुत याद आ रहा है। गुलदारो कहते हैं खैर है सरजान खातून, तुम्हें क्यों कबीला याद आ रहा है कि यहाँ वो सुकून नहीं है। सरजान खातून कहते नहीं सरदार, हेमा खातून मुझे अपनी बेटी की तरह समझती है, लेकिन मुझे सुकून अपने खेमे में मिलता है। गुलदारो कहता फिर कौन सी चीज़ तुम्हें बेचैन कर रही है सरजान खातून। सरजान खातून कहते हैं मेरा बेटा, मुझे लगा था कि वो आएगा लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया और आपने भी मुझे उसके बारे में नहीं बताया। गुलदारो कहते सरजान खातून तुम क्यों परेशान हो रही हो, वो बहुत अच्छा सिपाही बन गया है। हमने मंगोलों के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटा। एक दफ़ा ये तमाम मुश्किलात हल हो जाएं फिर हम उससे मिलेंगे सरजान खातून। सरजान खातून कहते हैं इंशाल्लाह सरदार, और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल धमाकेदार वीडियो लेकर आए, नावल लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि ये नावल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हम वक्त ज़ाया नहीं करते और अपने नावल की तरफ चलते हैं कि आज हमने आपको कौन सा नावल सुनाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज का जो नावल है वो बहुत ही रोमांटिक नावल है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। उम्मीद करते हैं कि ये रोमांटिक नावल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपने नाम तो बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे रोमांटिक नावल के नाम सुने होंगे, तो आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सुनाने जा रहे हैं नावल मोहब्बत जो रूठ गई। उम्मीद करते हैं कि ये नावल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत जो रूठ सीख गई। किस नंबर 1 में थैंक गॉड आपको होश आ गया। कैसी तबीयत है आपकी, क्या और कैसा फील कर रहे हैं। वो उसके करीब जाकर बोला था और वो एक अजनबी को अपने इतना करीब देखकर सिमट सी गई। जो भी वो दोबारा बोला, देखिए परेशान मत हो, मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, मैं आपका दोस्त हूँ। देखो मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे, मैं मार दूंगी तुम्हें और सबको भी। तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। तुम सब इंसानी रूप में जंगली भेड़िए हो जो सिर्फ और सिर्फ औरत की इज्जत नमूस को मिट्टी मिलाने के लिए पैदा हुए। चले जाओ यहाँ से, आई हेट यू। इससे पहले कि वो मजीद उससे कुछ कहती कुछ पूछती, वो लड़की आपे से बाहर हो गई और बेड से कुशन उठाकर हवा में उछालने लगी। लड़की का पागलपन देखते हुए वो परेशान सा हो गया और दोबारा बोला, देखिए प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मेरी बात तो सुने। दूर रहो मुझसे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं पुलिस के पास जाऊँगी, तुम्हें सजा दिलवाऊँगी, तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। वो बेड पे दीवार के साथ लगते हुए गर्रा कर बोली, आप मुझे मुसलसल गलत समझ रही हैं। मैं आपको उन लोगों से बचा कर लाया हूँ। कौन है आप? आपका नाम क्या है? कहाँ से आए हैं? और आपका घर कहाँ है? और वो लोग कौन थे? क्यों तंग कर रहे थे आपको? प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़ कर आऊँगा, लेकिन आप थोड़ा कोऑपरेट तो करें प्लीज़। वो माथे पर शिकन हटाते हुए प्यार से बोला, तो वो भी सर पे हाथ मारते हुए बोली, मैं? हाँ, कौन हो मैं? मेरा नाम क्या है? कहाँ से आई हूँ मैं? कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? मेरा घर कहाँ गया? मेरा घर तुम्हें पता है?
कि मेरा घर कहाँ है। अरे नहीं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। वो अजीबोगरीब बातें करते हुए अपने बालों को नोचने लगी और जोर जोर से सर को झटकने लगी। वो लड़का ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। लड़की का पागलपन देखकर उसे वैश्य सी होने लगी। उसे लगा जैसे किसी पागल खाने से किसी पागल को उठा लाया हूँ। उससे पहले कि वो कुछ मजीद पूछता, लड़की बेड से नीचे को लुढ़क गई, शायद बेहोश हो चुकी थी। लड़के ने आगे बढ़कर उस प्यारी सी मोमी गुड़िया को उठाया और दोबारा बेड पर डाल दिया और बगौर उसका चेहरा देखने लगा। जहाँ दुनिया भर की तकलीफें उसके चेहरे पर आया हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे दुनिया भर के दुख उस अकेले जान के सहे में हो। पिछले 5 दिन से वो बेहोश थी। आज उसे होश आया था, लेकिन अफसोस एक बार फिर से वो नींद की दीवारों में उतर चुकी थी। डॉक्टर का कहना था लड़की ज़हनी दबाव का शिकार है। होश आने पे ये पता चल सकेगा कि आखिर मसला क्या है। एक नज़र बेसुध पड़ी लड़की पे डालकर वो बाहर गया। असल बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है, दिमाग अक्सर गहरा हो जाता है और मेमोरी जाती रहती है, लेकिन 90% चांस ये भी होता है कि मेमोरी कुछ दिनों में वापस आ जाती है। लड़की शदीद डिप्रेशन का शिकार रही है, किसी गहरे सदमे से गुजरी है। परेशान होने की बेटा ज़रूरत नहीं है। मैंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक होश में आ जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब तक उसे खुद कुछ याद ना आए तब तक उसे कुछ ना कुछ पूछा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मरीज की हालत बिगड़ भी सकती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, सुबह चक्कर लगाऊंगा। अरसल की फैमिली डॉक्टर जो पिछले 5 रोज से अनजान लड़की का ट्रीटमेंट कर रहे थे, अरसल ने उन्हें कॉल करके बुलाया था और सारी सूरत हाल उन्हें बताई थी। हारून अंकल, कब तक ये ठीक हो जाएगी? आपको पता है ना सब। अरसल बात अधूरी छोड़ते हुए हारून अंकल को देखने लगा, जो भी वो तफसील से बोले। अरसल बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अगर तुमने इस लड़के की जिम्मेदारी उठाई है तो इसे पूरा भी करना। इस हालत में जबकि उसे कुछ याद भी नहीं, अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कुछ रोज तक उसे सब याद आ जाएगा। हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हारून अंकल ने उसका छोड़ा अशाना थपथपाया और फिर ब्रीफ केस उठाते हुए अरसल के साथ बाहर चले आए। अरसल बेटा, उस लड़की का क्या बना? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा का कल वापस आ रहे हैं। उनके आने से पहले इस लड़की को कहीं और शिफ्ट कर दो। पता नहीं कौन लड़की है, कहाँ से आई, क्या मामला है। खुदा न खास्ता अगर कोई और मसला निकल आया तो तुम्हारे पापा बहुत बुरा पेश आएंगे। अम्मी, मैं क्या करता, आप ही बताएं। वो लड़की इस वक्त मुसीबत में थी, मदद की भीख मांग रही थी, तो क्या मैं उसे उस हाल में छोड़कर आ जाता? नहीं अम्मी, नहीं, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। कल मैंने अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है? किस मुंह से मैं अपने रब के सामने जाता कि एक बेबस मजबूर लड़की मुसीबत में थी और मैं आराम से घर आ गया। अरसल ने अफसुर्दगी से साग माँ को देखते हुए कहा, अरसल मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने उसकी मदद करके बुरा किया है, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ के लोग इस तरह की बातें बनाएंगे। अगर यहाँ किसी को पता चला कि कोई गैर लड़की पिछले 5 रोज से हमारे घर पनाह लिए हुए है तो लोग बातें करेंगे और तुम्हारे बाबा इस बात को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। साहिबा बेगम परेशानी जाहिर करते हुए बोली। अम्मी, हारून अंकल पर उम्मीद है वो कह रहे थे अगर इस लड़की की मेमोरी लॉस हुई है तो ज़्यादा देर ऐसा नहीं होगा, जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। अब आप खुद बताएं, एक लड़की जिसे खुद याद नहीं, उसे घर से निकाल देना कहाँ की अक्लमंदी है? अरसल ने एक बार फिर से समझाना चाहा। जब भी साला बेगम दोबारा बोली, कल सुबह तक इस लड़की को होश आता है तो इसे फारग करो। तुम जानते हो ना तुम्हारा पापा किस तरह है। बात अधूरी छोड़कर वो जाने लगी, जबकि अरसल ने आहिस्ता से उनका हाथ थाम लिया और बोला, पापा को लड़की ज़ात से नफरत है, यही कहना चाहती है ना आप? पापा को लड़की के वजूद से ही नफरत है और उस नफरत में उन्होंने हमारी मासूम बहन को दुनिया में आने से पहले ही बस कर
बस करो अरशद, बस करो, कितनी बार बोला है, इस बात को मत लाया करो बीच में। जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम्हारे पापा को इस बात की खबर हुई कि तुम्हें ये सब मालूम है तो बहुत बुरा करेंगे। साला बेगम अरसल की बात सख्ती से काटते हुए बोली थी और आंसुओं से तर आंखें साफ की थी। जब भी वो दोबारा बोला, अम्मी पापा इस कदर कठोर क्यों है? वैसे तो वो बहुत प्रैक्टिकल है, औरत मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इस बात पे वो प्लू करते हैं। और दूसरी तरफ औरत ज़ात से इतनी नफरत आखिर क्यों अम्मी? हर बार की तरह इस बार भी अरसल ने माँ को कुरेदना चाहा। जब से उसने होश संभाला था और जब से उसने डॉक्टर की बातें सुनी थी, तब से वो ये बात जानने में नाकाम कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसकी बहन को दुनिया से आने से पहले ही खत्म कर दिया। कोई बाप अपनी औलाद का कातिल कैसे हो सकता है? तब से वो पापा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। वक्त के मार ने उसे खुद सर बना दिया। असल तुम्हारे पापा ऐसे कभी नहीं थे, हालांकि उन्हें ऐसा बना दिया है। वो ऐसे कभी नहीं थे। मैंने उनके साथ जिंदगी का एक ऐसा लम्हा गुजारा है, सब कुछ फेस किया है तुम्हारे पापा ने। अरसल ने बालों को सुलझाते हुए बोल रही थी। अरसल के आंसू चुपे माँ के दामन में भिगो दिए। अम्मी नेबल के साथ डॉक्टर को आपको बताया है कि इस बार बेटी होगी, तो आपने उसका नाम अमल सोचा था। कितना प्यारा नाम था अमल। वो आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोला। तो सालहा बेगम ने आस्था से कहना शुरू किया, तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे पापा ऐसे क्यों हो गए हैं? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। माँ की बात को गौर से सुनते हुए अरसल ने एक बार फिर से सर माँ की गोद में रख लिया। अमर मेरी छोटी बहन का नाम था। अम्मी ने बहुत प्यार से उसका नाम अमर रखा था, लेकिन वो सिर्फ चंद महीनों की मोहलत लेकर आई थी। वो बहुत प्यारी थी, गोल मटोल सी नरम गालों वाली। जब वो हमें छोड़कर गई तो अम्मी उसकी याद में बहुत रोया करती थी। मैं बड़ी थी, मैं संभल गई, लेकिन अम्मी ने अमल के जाने का गहरा सदमा लिया और फिर एक दिन वो भी हमें छोड़कर चली गई। मैं सबसे बड़ी थी, मुझसे छोटी सीधा और किया थी, और छोटी तुम्हें माँ के जाने का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मैं हिम्मत हार जाती तो घर कौन देखता? अब्बू यक थे, सब ने बोला कि शादी कर लो, लेकिन अब्बू ने किसी की भी नहीं सुनी और हमें अकेला संभाला। वक्त गुजरने लगा तो मेरा रिश्ता ढूंढने लगे, और फिर एक दिन तुम्हारे पापा का रिश्ता और मैं सादगी से रुखसत होकर यहाँ चली आई। जिंदगी एकदम से बदल गई। सालिया बेगम बात करते करते रुक गई, खो गई। आंसू एक मुतवातर से बहने जा रहे थे। तभी अरसल ने सर उठाया और माँ को देखा और बोला, अम्मी आप कहाँ खो गई हैं? फिर क्या हुआ? और आपने ये नहीं बताया कि पापा ऐसे क्यों हो गए हैं? औरत ज़ात से इस कदर नफरत उन्हें क्यों है? तुम्हारी दादी भी एक औरत थी, आप भी एक औरत है। औरत तो हर लिहाज से मर्द के साथ किसी न किसी रिश्ते से बंधी होती है, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर और कभी बेटी बनकर। फिर पापा ऐसा क्यों करते हैं? अरसल उलझते हुए बोला। सारा बेगम ने बेटे की सेज चेहरे को देखते हुए बोलना शुरू किया। ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी। तुम्हारे पापा बहुत मुखलिस, इज्जत करने वाले, प्यार करने वाले इंसान थे। इकलौते बेटे और 2 बहनों की जान थी। अपने माँ बाप और बहनों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जैसा कि घर में चाहती थी, वैसा खुशियों से भरा घर अल्लाह ने मुझे दिया था। माँ जैसे प्यार करने वाली सास, बाप की तरह शफकत भरा हाथ फेरने वाले ससुर, और दोस्त और बहनों जैसी हमराज ननद थे। मुकम्मल फैमिली मिली थी मुझे। ऐसा घर किस्मत वालों को मिलता है जहाँ हर पल खुशियों का राज हो। जीना और शाहिदा हर वक्त उनके चक्कों हवेली में गूंजती रहती थी। उनकी हंसी की गूंज से हवेली को 4 चांद लगे रहते थे। मेरी सास ने शादी के कुछ दिन बाद ही चाबियां मेरे हवाले कर दी थी। लो भाई सालहा, आज से ये घर तुम्हारा और इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। इस घर को जन्नत कैसे बनाकर रखना है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने भी उनकी बात को गांठ बांध लिया और दिल से उस घर में बसने वाले लोगों को जोड़ दिया। मैं एक छोटे से घर से आई थी और तुम्हारे पापा खानदानी रईस थे। एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन संभलते संभलते मैंने खुद को संभाल लिया और हर मुमकिन कोशिश करने लगी कि कभी किसी की बुरी नज़र मेरी जन्नत को ना लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे गमशुदा नहीं रहते वैसे ही खुशियाँ भी सदा कायम नहीं रहती। मेरी जन्नत को पल आखिर किसी की नज़र लग गई। मेरे
تمہارے دادا کے دوست تھے نذیر احمد، بہت ہی مخلص اور نیک انسان۔ تمہارے دادا جی کے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے گھر اکثر آیا کرتے تھے، بہت پیار اور شفقت سے ملتے تھے۔ تمہارے دادا جی کی حیاتی میں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے زینہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ گھر بیٹھے بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل گیا تو دادی جی نے فوراً ہاں کر دیا۔ زینہ اور شاہدہ کیونکہ ابھی پڑھائی میں تھی، اس لیے دادی جی نے سختی سے منع کر دیا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا جائے۔ دادی جی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب چپ رہے۔ نذیر احمد کو زبان دے گی، بڑی سے پہلے چھوٹی کا رشتہ کر دینا یہ بات تمہاری دادی کو مناسب نہیں لگی، اس لیے انہوں نے زور ڈالا کہ شاہدہ کے لیے بھی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر دونوں کی اکٹھی شادی کر دی جائے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رشتے کی بات بیچ میں ہی رہ گئی اور دادی جی چل بسے۔ دادا جی کے جانے کے بعد گھر میں مایوسی کا دور چل اٹھا۔ تمہاری دادی کو چپ سی لگی، تمہارے پاپا، زینہ، شاہدہ سب خاموش سے ہو گئے۔ اتنے انسانوں کے ہونے کے باوجود گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تو تمہاری پیدائش کے گھر چپ کو توڑ دیا۔ تم سب کی جان بن گئی، حالانکہ واپس ٹھیک ہونے لگا۔ گھر میں واپس چہل پہل سی ہونے لگی، زینہ اور شاہدہ کی ہنسی کہہ کے ویسے ہی ہونے لگے، لیکن تمہارے ساتھ وہ باتیں کرتی ہنسی تھی۔ نذیر احمد نے ایک دن بھی اس رشتے سے غفلت نہیں برتی۔ دادا جی کی موت نے نذیر احمد کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں پرانے اور ساتھی تھے، بھائیوں کی طرح ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ نذیر احمد یکدم بوڑھے سے لگنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تو تمہارے پاپا نے شاہدہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ ماجد جلد از جلد زینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا ادراک بعد میں ہوا کہ ماجد شروع سے زینہ کو پسند کرتا تھا۔ شاہدہ کے رشتے میں تاخیر ہوتی چلی گئی اور تمہاری دادی نے چپی توڑی اور زینہ کے رشتے کی تاخیر دے دی۔ نذیر احمد تاریخ لے کر خوشی خوشی رخصت ہو گئے اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ زینہ کو رشتے کا پتہ چلا تو اس نے خوب ویلا مچایا۔ اسے یہ رشتہ کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ گھر میں سب زینہ کے رونے دھونے سے پریشان ہو گئے۔ پھر تمہارے پاپا نے زینہ سے سیدھی سیدھی بات کی تو پتہ چلا زینہ پہلے سے کسی اور کو پسند کر چکی تھی اور اس کے بغیر شادی کرنا تو دور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بات سن کر تمہارے پاپا کو بہت غصہ، لیکن پھر بھی انہیں اپنے غصے پہ قابو پایا۔ انہوں نے زینہ کو موقع کی مناسبت سمجھتے ہوئے سمجھایا چاہا، لیکن زینہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کسی طور نہ مانی۔ پھر اس کی پسند کے لڑکے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکلوتا بھائی تھا 5 بہنوں کا، وہ ساری بہنیں بیاہنے والی تھی۔ گھر کے مالی حالات بھی ابتر تھے، جبکہ زینہ نازو میں پلی بڑی تھی، ہر سہولت پر آزائش سے مستر تھی۔ وہاں اسے لذت اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ تمہارے پاپا نے رشتے سے منع کر دیا۔ زینہ لاکھ روئی چیخی چلائی، تمہارے پاپا نے اس کی بات نہیں مانی، باہر جانا بند کر۔ شادی کا دن قریب آیا۔ ماجد بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، زینہ سے محبت بھی کرتا تھا، وہ اسے ساری خوشیاں دے سکتا تھا جو زینہ کو چاہیے تھی۔ زینہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے تمہارے پاپا اسے پہ جان دیتے تھے۔ وہ بہن کم بیٹی زیادہ تھی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ زینہ اس گھر میں کبھی خوش نہیں رہے گی۔ تمہارے پاپا نے زینہ کی ایک نہیں سنی اور پھر وہ ہوا جس کا ہم تصور بھی نہیں سوچ سکتے۔ سالہ بیگم ایک بار پھر سے رک گئی۔ ماضی کی تلخ یادوں کو جنہیں وہ کہیں دور دفن کر چکے تھی، آج ایک بار پھر انہیں یاد کر کے وہ ٹوٹ رہے تھے۔ ان کی ہمت جواب دے رہی تھی، ان کے آنسو ارسل کے بالوں میں بھگو رہے تھے۔ آنسو صاف کر کے انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ شادی کے عین موقع پر زینہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ فیاض کی محبت میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہ کر دیا، بنا یہ سوچے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، دروازے پہ ایک بارات کو کیا جواب دیں گے۔ اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ تمہاری دادی ایک بار پھر چپ سی ہو گئی۔ وہ نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں تھی، زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ جوان بیٹی رات کی سیاہی میں منہ چھپا کر بھاگ گئی۔ پھر بھلا کون ماں زندہ رہتی ہے؟ جب کافی ٹائم گزر گیا تو بارات والوں نے چائے منگوئی ہونے لگی، باتیں بننے لگی۔ نذیر احمد اوپر چلے آئے۔ اب ان سے یہ سب چھپانا بہت مشکل تھا، سو تمہارے پاپا نے انہیں ساری حقیقت کر دی اور معذرت کر لی۔ نذیر احمد انتہا کے شریف انسان تھے۔ دوستی کے صحیح معنوں کیا ہوتے ہیں یہ تو میں نے ان سے جانا۔ جب انہیں صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے اس پریشانی سے نکلنے کا حل بھی سوچ لیا۔ زینہ کی جگہ شاہدہ کو رخصت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تمہارے پاپا اور دادی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ ایسے میں یہ بات باہر نکلے تو بدنامی ہوتی، تو کل کو شاہدہ کے رشتے میں رکاوٹ آئے گی، اس لیے تمہارے پاپا نے ہاں کر دی۔ شاہدہ کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی، لیکن اپنے بھائی کی خاطر وہ خاموش ہو گئی
اور اس طرح شاہدہ ماجد کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ ماجد اس رشتے سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ زینہ سے محبت کرتا تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی اس کی شادی شاہدہ سے کروا دی گئی۔ دادی بستر کو جا لگی۔ زینہ کی بے وفائی نے انہیں اندر تک توڑ رکھا تھا۔ وہ ہر وقت بس چھت کو دیکھتی رہتی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی۔ پھر ایک دن وہ بھی ہوا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے جنت ایک بار پھر بکھر گئے۔ ماجد کا رویہ شاہدہ کے ساتھ نارمل تھا، لیکن وہ شاہدہ کو کبھی وہ محبت، وہ مقام نہیں دے پایا جو وہ زینہ کو دینا چاہتا تھا۔ جب تک نذیر احمد زندہ تھے سب ٹھیک رہا۔ ان کے جانے کے بعد ماجد بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ تنگ نظیر ہو گیا تھا۔ شاہدہ ایک بار نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی خوشیوں پہ حق تھا، لیکن اسے وہ خوشی کبھی نصیب نہ ہوئی جس کی وہ حقدار تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ماجد غائب ہو گیا۔ اللہ جانے اسے زمین کھا گئی، آسمان نکلا، وہ کہاں گیا، کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ شاہدہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن باقی تھی، لیکن ماجد جاتے جاتے وہ بھی ساتھ لے گیا۔ شاہدہ کو ماجد سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر تھا۔ وہ ہر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ شاہدہ ایک ایسے بندے سے محبت کر بیٹھی جو پہلے سے کسی اور کی محبت میں اسیر تھا۔ وہ کبھی زینہ کو بھول نہیں پایا تھا۔ شاید چپ سی ہو گئی تھی۔ کوئی بلاتا تو بول لیتی، کچھ بولتے تو جواب دے دیتی۔ اس عمر میں لڑکیاں تو ہنستی کھیلتی ہیں، لیکن وہ خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے خودکشی کر لی اور شاہدہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ ہم نے اسے ہر پل خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید اس کی ہر خوشی ماجد سے شروع ہو کر اسی پر ختم تھی۔ ہماری زندگیوں میں ایک بعد ایک قیامت آ کر گزرتی چلی گئی۔ ہم تمہارے دادا کی موت کو پوری طرح بھول نہیں پائے۔ ان کے پیچھے دادی اور شاہدہ بھی چلی گئی، اور زینہ نے تو نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ زینہ اپنے ساتھ ساتھ ہماری خوشیاں بھی لے گئی۔ شاہدہ بھی ابھی عمر کی کیا تھی۔ اس نے تو زندگی کے بھرپور خوشیاں دیکھنے کے دن تھے، اور وہ ہم سب کو دور مٹیوں میں ملا کر چلی گئی۔ تب سے تمہارے پاپا سخت ترین ہو گئے۔ میرے ساتھ بھی ان کا رویہ سرد اور روکھا ہوسا ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ تمہارے بعد نبل نے میری زندگی میں رونق بخشی۔ اسے دیکھتے، اسے سنبھالتے میں اپنی تمہاری تکلیفیں بھول گئی تھی۔ تمہارے پاپا کو لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی زینہ، جیسے تمہارے پاپا نے بیٹیوں جیسا پیار دیا اور پورے گھر کی بربادی کی ذمہ دار بن گئی۔ ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک عزیز رشتہ چھن گیا۔ وہ کٹھور ہوتے گئے۔ سالہ بیگم نے آنسو صاف کر کے پتے ہوئے آج برسوں بعد دل کو غبار نکالا۔ ان کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ ارسل نے ماں کا چہرہ دیکھا، پھر سیدھے ہوتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں سرخی مائل ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولا، امی میں سمجھ سکتا ہوں جو وہ بہت برا ہوا، وہ ایک قیامت تھی جو آ کر گزرنی تھی، لیکن ان سب میں آپ کا کیا قصور تھا اور ہماری معصوم بہن کا کیا قصور تھا؟ ہمیں کس بات کی سزا ملی؟ امی آپ کو پتہ ہے، دوستوں کی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی تو ہم اسے لاڈ اٹھاتے، تنگ کرتے، شرارتیں کرتے، کہہ کے مارتے، ہمارے آنگن میں خوشیاں ہوتی، حسرت ہوتی ہماری۔ بس قاسم، مجھے تمہارے پاپا سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی تو میں کبھی ایک اچھی بیوی نہ کہلاتی۔ اچھا چھوڑو پرانی باتوں کو، جو ہوا سو ہوا، گزر چکا، وہ کل تھا، لیکن ہمارا آج برائٹ ہے۔ تمہارے پاپا جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم اٹھو، آرام کرو۔ تمہارے پاپا اور نبیل کل کراچی سے واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاری مکمل کر لو۔ ارسل کے سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا تو ارسل بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر آیا۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ صبح کی سنہری رنگ 400 پھیلی، سورج کی روشنی چھن سے ان کے کمرے میں اتری تھی۔ اس نے انقباض آنکھیں کھولی۔ اس کا دماغ ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھول کر اوپر چھت کو دیکھا تو پھر یکدم اٹھی اور بیٹھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے انجان عورت جو چہرے پہ نرم سخت تاثرات لیے کرسی پر بالکل اس کے عین برابر بیٹھی تھی۔ سالہ بیگم گول مٹول سی پیاری سی لڑکیوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور اس کے قریب جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دبل کر دیوار کے ساتھ لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھنے لگی جس کے تاثرات اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ میرے پاس آؤ، دیکھو اب جو بھی ہو میرے پاس نہیں آنا، آپ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ، اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتی آپ؟ لگتا ہے آپ کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ نے ایسا کیا
क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपको ज़रा रहम नहीं आया, तरस नहीं आया? वो सिमर कर दीवार से चिपक सी गई, जैसे दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसकी आंखों में वहशत सी उतर आई। लाल बबूल का चेहरा, उस पे सुर्खी मैल आंखें। हो गया। सुलह बेगम उसकी हालत देखकर परेशान सी हो गई और फिर बोली, बेटा रिलैक्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मुझे अपनी माँ की तरह समझो, पुरसुकून हो जाओ। देखो आज से हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें पता है मेरी कोई दोस्त नहीं है। तुम बनो कि मेरी दोस्त, बोलो दोस्ती करोगी मुझसे? मेरा बहुत बहुत दिल है, करता है कोई मेरा दोस्त हो जिससे मैं बातें करूं, टाइम स्पेंड करूं, बातें शेयर करूं। बोलो दोस्त बनोगी मेरी? साला बेगम ने अपनायत से बात शुरू की थी, जिस पे उस लड़की को बगौर उन्हें देखा और फौरन चेहरे पे आए बालों को पीछे किया। उनकी आंखों की वहशत अब भी वैसी थी। ऐसे क्या देख रही हो? दोस्ती नहीं करोगी? अब तक उन दवाइयों का ज़रा असर हो गया था, क्या तब बिस्तर से लगी रहोगी? देखो क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना। चलो मेरे साथ, और कपड़े लाई हूँ तुम्हारे लिए, नहा के फ्रेश हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, तुम खाओगी? सालिया बेगम बात जारी रखते वो उसकी कलाई थाम ली। बिरयानी का नाम सुनते ही लड़की की खुश्क होंठों में जुबान फेरने लगी और थूक निगला था। पिछले 5 दिन से वो बस दवाइयों के जेर असर और शायद अब भूख से उसका बुरा हाल था। उसने कोई रिएक्शन ना दिया और टक्कर कर औरत के चेहरा देखने लगी। सहला बेगम ने उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारा, उसके सर पे हाथ फेरा, सिकारते हुए तसल्ली देते हुए उसकी दोस्त बनी, उसे बाहर ले जाने लगी। अरसल और डॉक्टर हानून अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। उन दोनों को देखते ही वो लड़की डर सी गई। वहशत एक बार फिर उसके चेहरे पर तारीख। साले बेगम हाथ सख्ती से झटकर वो अरसल पे जंगली बिल्ली की तरह चिपट पड़ी। मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं फांसी से लटका दूंगी। अरसल का गिरबान पकड़ते हुए चीख कर बोली थी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? छोड़े मुझे, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, तुम ही मेरे दुश्मन हो। तुम ही उस रात मुझे अगवा कर आए थे। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरसल की बात बीच में काटते हुए गुस्से से दाढ़ी थी। मामले की संगीनी समझते हुए साला बेगम बोल उठी, प्यारी दोस्त मेरी तरफ देखो, यहाँ तुम्हें भूख ना लगी थी? बिरयानी ठंडी हो रही है, उसके बाद में लड़ लेना। बल्कि ऐसा करते हैं ना, हम दोनों पहले अच्छे से खाना खाते हैं, फिर मिलकर इसकी पिटाई करेंगे। अभी तुम कमज़ोर हो, तुम ताकतवर होगी, तभी तुम्हें ताकत मिलेगी और फिर ही हम इसे लड़ सकेंगे। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, तुम्हें बारिश पसंद है? लड़की का हाथ अरसल के कॉलर पर ढीला पड़ते देख वो उसे बातों में उलझाकर बाहर ले गई। जाते जाते अरसल और डॉक्टर हारून का इशारा कर गई, जिसे दोनों भी सीख सीख का साइंस लिया। फिक्र मत करो अरसल बेटा, वो ठीक हो जाएगी। लगता है कि बहुत कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, उसकी कंडीशन ऐसी है, उसे थोड़ा टाइम देना होगा तुम्हें, ताकि वो ये समझ सके कि वो ठीक है, नॉर्मल है, और जहाँ भी सेफ है। जिस तरह से भाभी ने उसे हैंडल किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे केसेस में अक्सर होता है प्यार, भूखे लोग जो प्यार को तरसते हैं, प्यार के मीठे बोल ही ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है भाभी से समझ गई है, आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। नहाने के बाद वो लड़की निखर सी गई, उसके नकीश वाज़ह नजर आने लगे। गोल मटोल सी, चुलबी सी, बहुत प्यारी सी लड़की थी। नहाने के बाद साला बेगम ने उसके बालों में ब्रश किया और फिर उसे लेकर किचन में चली आई, जहाँ बिरयानी के साथ साथ न जाने कौन कौन से खाने अपने इंतहांगेज खुशबू के साथ मौजूद थे। लड़की को एक तरफ बैठाकर उन्होंने उसके लिए प्लेट में चावल निकाले और गिलास में पानी भरकर उसके सामने रख दिया। पानी का गिलास देखते हुए झुपट पड़ी और गिलास उठाकर मुंह को लगाया। टकाटक पानी सारा पी गई, जैसे सदियों की प्यासी हो। सालिया बेगम ने उसे गौर से देखा, प्लेट उसके सामने रख दी और गिलास में वो और पानी डाल दिया। बिरयानी से गर्म भाप उठ रही थी, उसकी खुशबू ऐसी थी कि लड़की ने मजीद सब्र ना हो सका, वो प्लेट पे छिपट की वैसे खा रही थी जैसे कई सालों से उसने लजीज खाना ना खाया हो। तेज तेज खाने से चावल उसके गले में अटके और वो बुरी तरह खांसने लगी। उसकी आंखों में खून उतर आया, चेहरे का रंग पड़ गया। साला बेगम ने गिलास उसके होंठों से लगाया, पानी और उसका सांस बहाल किया और फिर पूरा गिलास खत्म करके बाद वो लड़की शर्मिंदा सी हुई कि उठ खड़ी हुई और चावल वहीं छोड़ दिए। अरे उठ क्यों गई हो? अच्छी नहीं बनी? पसंद नहीं आए? कुछ बोलोगी नहीं मुझसे? अपनी माँ की तरह समझो, मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हें सुनूंगी, समझूंगी, तुमसे बात करो बेटा, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो लड़की बामुश्किल इतना ही बोल पाई, बहुत अच्छी बनी है, मुझे भूख नहीं है। लड़की की मीठी आवाज़ सुनकर साला बेगम को तसल्ली हुई कि अब वो बेहतर है। चाय पियोगी? एक बार फिर से वो प्यार से बोली थी। लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया। साला बेगम
मुस्कुराते निगाह उस पर डाली और प्लेट और ग्लास उठाकर एक तरफ रखा और उसे बाहर ले आई। मौसम यकदम दुबला था। तेज धूप देखते ही देखते सियाह बालों में गुम सी हो गई। बारिश की बूंदें बरसने लगी। बारिश की वजह से लॉन का मंजर भी बदल गया। सब्जा देख कर लड़की की आंखें चंदिया गई और उसने फौरन सख्ती से आंखें मीच ली। शायद काफी दिनों बाद तेज रंग आंखें बर्दाश्त न कर पाई। क्या हुआ बेटा? सारा बेगम ने फौरन पूछा। लड़की ने नफी में सर हिलाया। आस्था से आंखें खोली और इस बार फिर उसकी आंखों में तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि इस बार उसने सब्ज घास अच्छी लगी थी। वो जूते उतार कर गीले घास पर चलने लगी। गीली घास पर चलने से उसके सुकून सा मिल रहा था। वो घास पे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो बताओ। तुम्हें ठीक से कुछ याद भी नहीं? लेकिन डॉक्टर पूरी उम्मीद थे कुछ टाइम लगेगा, फिर वो सब याद आ जाएगा। लेकिन तब तक कोई नाम तो होना चाहिए जिसे मैं तुम्हें पुकार सकूं। अमल कैसा रहेगा? क्या तुम्हें अमल कहकर पुकार सकती हूँ? सारा बेगम ने उसके मासूम से पकीज़ा चेहरे की तरफ देखते हुए हसरत भरे अंदाज में कहा। 2 पल वो लड़की अजीब अंदाज में उन्हें देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। जबरदस्त मुस्कुराने की कोशिश करने बोल, तो क्या आप आंटी बुला सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। आज से मैं तुम्हारी आंटी। डरना नहीं, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। अम्मी आपकी यहाँ क्या कह रही हैं? मैं और पापा पिछले 15 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नबील बैक साइड पे ही चला आया था और अब माँ के साथ प्यारी सी छोटी उम्र की लड़की गोमटो सी लड़की को देखकर वो चौंका था कि उनका करीब चला आया। नबील को देखते साथ वो डर सी सारा बेगम के पीछे छुप गई। अम्मी ये इतनी प्यारी सी गुड़िया कौन है? नबील उनके पीछे देखते हुए ताज्जुब से बोला। ये प्यारी सी लड़की मेरी दोस्त है और आज से ये हमारे साथ रहेगी। साला बेगम प्यार से बोली और साथ ही पीछे हट गई और बोली, आओ अमल से मिलो, ये मेरा मजला बेटा नबील है। अमल ने हैरानी से सामने खड़े लंबे दुबले लड़के को देखा जो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। हेलो स्वीट सिस्टर, मेरा नाम नबील है, मैं आपकी दोस्त का नालायक बेटा। वो मुस्कुराते हुए शरारत से बोला था। अम्मी अमल की तबीयत ठीक नहीं, बाकी बातें बाद में करना, चलो अंदर, मैं अमल को उसके कमरे में छोड़ कर आती हूँ। अमल की बिगड़ती तबीयत उनके सामने थी। पहले अरसल को देखकर वो उस पर झट पड़ी, अब नबील को देखकर उसके चेहरे की जाविये बदल गए थे। वो इस बार वो नबील पर झपटी नहीं थी, लेकिन उसके तासुरात देखकर अलग लग रहा था कि वो ऐसा कर गुजरेगी, इसलिए वो फौरन बोल उठी थी। माँ की बात को सुनते हुए समझते हुए नबील एक मीठी सी निगाह अनजान लड़की पर डालकर चला गया। ओ अम्बल, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है, उसके बाद तुम रेस्ट करना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं यही हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सालिया बेगम से तकीद की। कौन है वो लड़की? असल किस लड़की को उठा लाया है? पता नहीं कौन है, क्या चक्कर है? वो मुंह उठाकर उसे कर लिया है। खाने के साथ रोकते हुए हसन जो जहाँ गुस्से से बोले थे और सालहा बेगम के साथ साथ नबील और उसके छोटे असद और उससे छोटा असद भी जो के उन्हें देखने लगा। हसन, खाना खा ले, आप आराम से, मैं सब बताती हूँ आपको। साला बेगम फौरन बात संभालते बोली। वो नालायक खुद कहाँ है? खैर, लड़की को घर पे छोड़ा। एक बार फिर वो शेर की तरह बोले। उसकी कॉल आई थी, उसकी किसी दोस्त ने बुलाया है, उससे पार्टी है, खाना नोश फरमाएंगे। पता नहीं किस मुसीबत को हमारे पल्ले बांध दिया है नवाब साहब उन्हें। हसन जैसा मुंह बसोड़ते हुए बोले, उन्हें पीठ के साथ साफ किया। तुम लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ। अम्मी, वैसे वो लड़की है कौन? अरसल को कहाँ मिली? ताज्जुब वाली बात है ना, उसे रास्ते में चलती हुई लड़की मिली और उसे वो उठाकर घर ले आया। पापा का रिएक्शन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। माँ को उठता देखकर नबील फौरन बोला था। देखो नबील, अभी अरसल आ जाएगा तो उसे खुद ही पूछ लेना कि राह चलते उसे ये लड़की कहाँ, कब और कैसे मिली। तो अभी तुम्हारे पापा गुस्से में हैं, मुझे उनको देख लेने दो। खाना खाओ आराम से, मैं आती हूँ। साला बेगम अपनी बात को पूरा करते हुए चले गए, जबकि नबील सोच में गुम हो गया। असद भी बाई को देखते हुए खाने के साथ रोक गया। साला ने कमरे में दाखिल होकर चाय का कप हसन को तरफ बढ़ाया। वो फौरन बोले, तो ये क्या कह रही थी आप? आप उस लड़की के बारे में क्या जानती हैं? वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब हमारे घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अरसद बेटा, आ गए हो तुम? कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ और तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इतनी देर क्यों लगा दी? साला बेगम फिक्रमंदी से बोली। वो अम्मी, बस दोस्तों में टाइम का पता ही नहीं चला और आपने सुना उसका नाम अमल, नाम मैंने दिया है उसे। उसे कुछ भी याद नहीं है। और हारून अंकल की बात याद है ना तुम्हें? साहिबा सारा बेगम एंड पे डांट बसते हुए बोले।
تو ارسل کی ساری بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اندر چلے آئی۔ چلو امبل، تم بھی اپنے کمرے میں آ جاؤ، آرام کرو، امبل کے ماتھے پہ پیار دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر سامنے کھڑی پیاری سی ماں جیسی انجان عورت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اور یہاں پر بھی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تو ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔